वर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है एसेट्स का, ठीक है। और एसेट्स को भी दो हेड और सब हेड्स में डिवाइड किया गया। देयर आर टू हेड्स एंड देयर सब हेड्स अकॉर्डिंग टू द न्यू बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब न्यू भी नहीं कहेंगे क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 को भी स्टार्ट हुए काफी टाइम हो गया है, बट हाँ 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया कि वर्टिकल फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट बन रही है उसमें पहले लाइबिलिटीज हैं, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, देन एसेट्स है। एसेट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेन हेड आता है नॉन करंट एसेट्स। सभी को पता है नॉन करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? वो एसेट्स जो कि एक लंबे टाइम तक बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है। अगर हम कंपनी एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि आफ्टर 1 ईयर यूज करने के बाद कैश में कन्वर्ट की जाए, यानी विद इन 1 ईयर उनको कैश कन्वर्जन ना हो, आफ्टर 1 ईयर यानी 12 मंथ का ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ भी देखना पड़ेगा। जो मंथ की ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ये किसी भी एसेट या लाइबिलिटी को करंट और नॉन करंट बनाता है, ये ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो वो एसेट्स जिनको आप एक ईयर के बाद, पर्टिकुलर ईयर के बाद कैश में कन्वर्ट करते हैं, अब वो कितना भी बाद हो सकता है, 10 साल, 1 साल तो पूरा बोल ही दिया, 2 years, 3 years, 10 years, 15 years, 20 years, कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसे क्या कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो एसेट्स आपकी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट को इन्होंने, इनका पहला हेड है नॉन करंट का फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को भी सब डिवाइड किया गया है, ये तो सब हेड है ही फिक्स्ड एसेट्स को, लेकिन इसका भी इंटरनल डिवाइडेशन किया गया और इसमें 4 एसेट्स बताई गई है। और ये सारी एसेट्स आपने इनमें से 2 एसेट्स तो लास्ट ईयर बड़े ध्यान से पढ़ी थी, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच। वो सभी एसेट्स जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं और जो आपके बिजनेस को रन करने में लंबे टाइम तक आपकी हेल्प करती है। कौन सी एसेट्स हो सकती हैं टेंजिबल? बहुत सारे एग्जांपल हैं, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब हमारी क्या है? टेंजिबल एसेट्स। अनलिमिटेड हो सकती है, आपके व्हीकल्स टेंजिबल एसेट्स हैं, कंप्यूटर टेंजिबल एसेट्स है। ये सब एसेट्स, नंबर ऑफ एसेट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस कि उनमें किस टाइप की टेंजिबल एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। और जितनी भी एसेट्स उनके बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही हैं और जो कि जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो सब हमारी एसेट्स कैसी एसेट्स कैटेगरी में आती हैं? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्योंकि हमारा 11th का टॉपिक रहा है तो सभी की समझ में आ गया होगा इसीलिए। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच बट कैन बी फील और हैव सम मॉनेटरी वैल्यू लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। ये सब हमारी कैसी एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको आप देख छू तो नहीं सकते बट इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया भी है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि वो सारी एसेट्स जिनको आप देख और छू नहीं सकते लेकिन जिनकी बिजनेस में वैल्यू है, जिनकी वजह से बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो सभी एसेट्स हमारी कैसी एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, ना दिखाई देते हुए भी जिनका एग्जिस्टेंस बिजनेस में होता है। और इनके एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल हैं हमारे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 1-2 एग्जाम्पल क्या, पेटेंट, इसके भी बड़े एग्जाम्पल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल सारी एसेट्स। और ये सभी एसेट्स बिजनेस में इक्वली इम्पोर्टेंट है, लाइक
टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स की तरह ही ये भी एसेट्स हमारे बिजनेस में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी टेंजिबल एसेट्स इम्पोर्टेंट। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप देखेंगे और उनका हेड सब हेड उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। यहाँ तक इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका सब हेड है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो एसेट्स हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में चल रही हैं, ना तो कंप्लीटली एसेट में कन्वर्ट हुई हैं और ना ही वो रॉ मटेरियल में है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कि आपके स्कूल में जो कंप्लीट बिल्डिंग है वो तो आपकी टेंजिबल एसेट हो गई, लेकिन अभी साइड में आप सब देख रहे होंगे लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ शिशु वाटिका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक है। तो शिशु वाटिका का जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो अभी बिल्डिंग बनके तो तैयार हुई नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ना तो आप उनको एसेट दिखा सकते क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो फिर हम उसे कहाँ दिखाएं, क्योंकि उस पर पैसा तो खर्च हो रहा है हमारा, तो उसे किस नाम से शो करें एसेट बैलेंस शीट में? तो उसे हम शो करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ये वो एसेट है जो अभी जिस पर वर्क चल रहा है और ये चूंकि लंबे टाइम तक हमारी एसेट वर्क करेगी आगे जाके तो कैपिटल नेचर की हो गई। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी वो सभी एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर जिन पर किसी तरीके का वर्क हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीट एसेट्स में अभी क्योंकि उसमें काम तो हो नहीं रहा कुछ, मतलब वो बनकर तैयार तो है ही नहीं, तो हम उसे एसेट कैटेगरी में नहीं दिखा सकते, बिल्डिंग में नहीं शो कर सकते। तो फिर उसे कहाँ शो करें? उसे शो करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ये वो एसेट है जिस पर वर्क चल रहा है, काम हो रहा है, और इसकी कैटेगरी अलग कर। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा वर्क, तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा और फिर उसे कहाँ ले जाएंगे? टेंजिबल एसेट्स में शो किया। अब देखिए इनके नोट्स कितने बड़े बड़े बनेंगे, क्योंकि टेंजिबल एसेट वर्ड डाल दिया, इंटेंजिबल एसेट्स वर्ड डाल दिया, लेकिन कितनी टेंजिबल है कितनी इंटेंजिबल है ये कौन बताएगा? नोट्स टू अकाउंट। कौन कौन सी टेंजिबल है? सबके अमाउंट इंडिविजुअल किसके कहाँ शो किए जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर कितने का है, मशीनरी कितने की, व्हीकल कितने की है, कंप्यूटर्स कितने की, ये सारी लिस्ट ओपन होगी नोट्स टू अकाउंट। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, नोट्स टू अकाउंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो देखिए बनानी ही बनानी, वो तो मैंडेटरी है कि बनाना ही, बट नोट्स टू अकाउंट आपको एनालिसिस करने में या ज्यादा फेयरली रिजल्ट देखने में हेल्प करते हैं। शॉर्टली अगर आपको देखनी है, एक नजर देखना है कि कितनी टेंजिबल, कितने अमाउंट की टेंजिबल एसेट्स हैं, तो यहाँ पता चल जाएगा बैलेंस शीट में। यहाँ ठीक है 4 करोड़ की एसेट है इनके पास, वो भी टेंजिबल, यानी जिनको छू सकते, देख सकते, डेट मीन जिनका एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर वो 4 करोड़ का अगर हम डिफाइन करेंगे नोट्स टू अकाउंट में, तब पता चलेगा कि उन 4 करोड़ की एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स की इंडिविजुअल अमाउंट्स क्या। तो एक लंबा नोट टू अकाउंट यहाँ क्रिएट होगा, हर एक टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाया जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बड़ा डिस्क्रिप्टिव है, उसमें ये दिखाया जाएगा कि कितनी एसेट जो बन रही हैं उनका रॉ मटेरियल, मतलब वो भी कैटेगरी में है, कितना काम हो चुका है, कितना रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग अभी शुरू ही नहीं हुआ, कितना ऐसा है जो कंप्लीट कैटेगरी में रखा हुआ है बट अभी टोटली कंप्लीट नहीं। तो इसका भी बहुत लंबा नोट बनता है कि कौन सा काम किस कैटेगरी में आ रहा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आपको सीधा ये समझना है कि ये वो सारे वर्क इन प्रोग्रेस हैं टेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या जिन पर अभी काम हो रहा है, वो कंप्लीटली एसेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम कंप्यूटर्स को क्या करवाते हैं, इंस्टॉल कराते हैं, तो पार्ट्स आ जाते हैं, इंस्टॉल नहीं हुए अभी, पार्ट्स को इंस्टॉल नहीं किया गया, तो वो तब तक वो पार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कंडीशन में। जैसे ही वो इंस्टॉल होकर के कंप्यूटर तैयार हो जाएगा या लैपटॉप तैयार हो जाएगा, तब जाकर के वो क्या होगा,
कंप्लीट टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ जाए। तो जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाता है वो वर्क इन प्रोग्रेस से खत्म हो जाएगा और वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, टेंजिबल एसेट्स। इसे ही सेम अगला वाला है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये वो एसेट्स हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस में है, जिनके लिए हम पेपर वर्क कर रहे हैं और जैसे ही उनके लिए हमें मिल जाएगा राइट, तुरंत वो किस एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल पेटेंट राइट लेने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के सामने जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल करनी पड़ती है, तो हमें वो पेटेंट राइट लेना है, गवर्नमेंट के सामने हमारे पेपर चले गए, लेकिन वहां से अभी उसको क्या कह सकते हैं, ये परमिशन नहीं मिली या आपको पेटेंट राइट अभी मिला नहीं, तो आप उसको पेटेंट की कैटेगरी में तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वर्क प्रोसेस में है, पेपर वर्क चल रहा है। कॉपीराइट लेते हैं हम या फिर हम ट्रेडमार्क लेते हैं, तो इन सब के लिए आपको लाइसेंसिंग के लिए आपको पेपर वर्क तो करना पड़ता है ना। तो पेपर बैलेंस शीट बनाते टाइम तक अगर ये सारे काम अभी कंप्लीट नहीं हुए, इनकम्प्लीट कैटेगरी में है, तो किस कैटेगरी में रखोगे आप? ऑब्वियस सी बात है, उन पर वर्क चल रहा है, उनके लिए आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, तो फिर वो किस कैटेगरी में रखेंगे? उसे रखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी उनका वर्क अभी रनिंग है, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, टोटली वो राइट्स हमें नहीं मिले या टोटली वो इंटेंजिबल एसेट्स हमारे नाम पर नहीं है, आई हैं, आ जाएंगी कुछ टाइम बाद, जैसे ही वो आएंगी वो इस कैटेगरी से हट जाएंगी, किससे? अंडर डेवलपमेंट कैटेगरी से हट जाएंगी और इंटेंजिबल एसेट्स में ऐड। तो यानी ये भी वही टाइप है, वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क रनिंग है, यहाँ पर आपका पेपर वर्क चल रहा है, किसी भी चीज का कॉपीराइट या पेटेंट राइट लेने के लिए गवर्नमेंट से जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, और वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा, तुरंत आपकी वो इंटेंजिबल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी इसी का पार्ट है, इंटरनल डिवाइडेशन हुआ है कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किए हमने, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और टेंजिबल का वो पार्ट जो अंडर डेवलपमेंट है उसको हमने नाम दिया कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल जो जो जिनके लिए अभी हमें राइट लेना या जिनके लिए लीगल प्रोसेस चल रहा है, उसको हमने किस कैटेगरी में भेज दिया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी। क्लियर? ये तो आ गई है उसकी कौन सी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का आप सभी को पता है कि हर एक कंपनी दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि जितना वो अपने रिजर्व क्रिएट करती है उन्हें सिर्फ वेस्टेज में पड़ा नहीं रहने देती, उन रिजर्व को स्पेसिफिकली वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि उनसे और पैसा मिलता रहे। तो जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए या डिवेंचर्स ले लिए या गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, यानी जिनको आफ्टर 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैश में, यहाँ भी वही टाइम ड्यूरेशन वाला लॉन्ग टर्म आएगा, तो वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। अब शेयर से पैसा मिलता तो नहीं, डिविडेंड मिलता रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। डिवेंचर से आपको स्पेसिफिक टाइम 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद वापसी मिलेगी पैसे की, तो वो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी हो गई। कहने का ये मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट जो आप एक लंबे टाइम, मोर देन 1 ईयर के लिए करते हैं, अदर कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या अदर जहां भी करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, मोस्टली यहीं पर किए जाते हैं, इसलिए एग्जांपल दिए जाते हैं। और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप सभी को पता है, इन्वेस्टमेंट्स आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये सारे इन्वेस्टमेंट हम किस कैटेगरी में रखेंगे, लंबे टाइम, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो यहीं पर आएंगे, आपके नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बने। तो नॉन करंट एसेट्स में आपके
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनको आप लंबे टाइम मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अदर कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर सेफेस्ट प्लेस। इन्वेस्टमेंट हमेशा हम सेफ जगह पर करते हैं। वो अलग बात है कि फ्यूचर में मार्केट की जो कंडीशंस है वो चेंज हो और फिर लॉस हो जाए, वो एक रेयर केस है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफेस्ट प्लेस पर किए जाते हैं। ये कंपनी कर रही है इन्वेस्टमेंट कहीं और, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले तो शेयर होल्डर्स हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं, लेकिन कंपनी खुद भी तो इन्वेस्ट करती है अपनी एक्सेस मनी को। तो ये जो लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में एसेट्स में इंक्लूड किए जाएंगे। और किन एसेट्स में? नॉन करंट एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स कल ही बताया था इसका, आज फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगी कि डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनेगा? जब हमने टैक्स ज्यादा पे कर दिया हो। सेटलमेंट मैंने बताया ना आफ्टर ईयर होता है, इसलिए जब ये पता चल जाता है कि कितनी इनकम हुई। आप तो कैसे बना रहे हो? क्वार्टरली बेसिस पर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके बेस पर ही एडवांस टैक्स दे रहे हो। तो आरबीआई का है वो देखते हो ना एड कि एडवांस टैक्स पे करें। एडवांस टैक्स पे करने से किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। कंपनीज एडवांस टैक्स पे करती रहती है। एडवांस से मतलब है कि नॉर्मली टैक्स का जो टोटली कैलकुलेशन होता है वो तो एंड ऑफ द ईयर होता है, लेकिन जैसे जैसे इनकम हो रही है वैसे वैसे हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारे बिजनेस पर भी एक साथ बर्डन ना पड़े और टैक्स भी साथ साथ जाता रहे। लेकिन अल्टीमेट सेटलमेंट कब होगा? आफ्टर द ईयर, समझ रहे हो? तो आफ्टर द ईयर जब हमने सेटलमेंट देखा तो ये देखा कि जी हम तो टैक्स ज्यादा दे चुके हैं, जबकि हमारी इनकम रह गई कम। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देता है, ठीक है। और जबकि वो रिफंड होगा, अभी नहीं होगा, तो जब भी उनका सेटल डाउन हो जाएगा उतने ड्यूरेशन के बाद वो रिफंड तो होगा ही नहीं, लेकिन ईयर तो निकल चुका होगा। आफ्टर 12 मंथ ही उसका सेटलमेंट होगा। रिफंड 6 महीने बाद दे रहा है डिपार्टमेंट, 7 महीने बाद दे रहा है, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग ये जो रिफंड मिलेगा वो आपकी क्या बन जाएगी? एसेट। फ्यूचर में कभी तो मिलेगी। तो ये क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट में कन्वर्ट होता है। और जब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो वही क्या चीज हो जाती है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इस तरीके से ये दोनों कैटेगरी, अब एक कंपनी में एक ही चीज होगी, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट होगी या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब आप ये कहोगे तो फिर वो कंपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगी अगर एसेट है तो? नहीं, फॉर्मेट फॉलो करेगी, क्या उसको डैश कर दे, और डेफर्ड टैक्स एसेट है तो एसेट में अमाउंट शो कर दे, या फिर एसेट नहीं है तो एसेट्स को, डेफर्ड टैक्स एसेट्स को डैश कर दे और अमाउंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में शो कर दे, जो भी होगा, लेकिन फॉर्मेट को एज इट इज क्रिएट करना है। तो ये तो हो गया आपके डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अब लोन हम दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ लोन देना या एडवांस पेमेंट करना, अब मान लो किसी कंपनी को एक मशीन खरीदनी, वो मशीन बनकर तैयार होगी, उसके बाद उसकी डिलीवरी होगी, तब वो हमें मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, डिलीवरी में होगी तभी तो मिलेगी। अब कई बार ऐसे प्लांट एंड मशीनरी होते हैं जिनको आप पहले से बुक करके रखते हैं, लंबे टाइम के लिए आपकी बुकिंग चल जाती है। जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं तभी उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है, क्योंकि वो बड़े बड़े प्लांट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि उन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगी। अब ऑर्डर दे दिया हमने, अब उसकी डिलीवरी वो कर रहे हैं आफ्टर 1 ईयर। यानी इतने बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी है कि डिलीवरी आफ्टर 1 ईयर हो रही। यानी कहने का क्या मतलब है कि वो एसेट जिनकी डिलीवरी आपको 1 ईयर के ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद मिलती है और जिनका एडवांस में आप पेमेंट कर चुके,
चाहे थोड़ा ही किया हो, पूरी फुल अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, मान लीजिए 50 लाख की कोई एसेट है और आपने उसका 10 लाख पहले ही दे दिया, ये एसेट जैसे ही बन के तैयार होगी 40 लाख हम डिलीवरी पे देंगे और 10 लाख एडवांस दे रहे हैं, या जो भी उनके बीच सेटलमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो एडवांस आपने दे दिया, वो जो एडवांस है उसे आप कहाँ शो करेंगे? नॉन करंट एसेट्स के लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और इसे हमने यही क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि इन एसेट्स की डिलीवरी आफ्टर 1 ईयर रिसीव करेंगे, और जिनकी डिलीवरी हम विद इन 1 ईयर रिसीव करेंगे, यही जो बता देती हूँ, क्योंकि करंट में भी ये पार्ट आए, करंट एसेट्स में भी ये पार्ट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देखिए जरा, तो वो एसेट्स जिनकी डिलीवरी विद इन 1 ईयर ही हो जाए, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी? शॉर्ट टर्म में। तो डिलीवरी के ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है कि उसे हमें नॉन करंट कैटेगरी में लेना है या करंट कैटेगरी में, और जिसके लिए हमने एडवांस दे दिया। लोन भी देती है बहुत सारी कंपनी, लोन जब देती है ना तो बैंकों की तरह वर्क करती है। जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ बैंक में डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं कंपनी, बैंकों की तरह लोन भी प्रोवाइड करती है बैंक्स की तरह। फर्क क्या होता है? लोग क्यों इन्वेस्ट करें? रिस्क बहुत होता है, तो फिर लोग क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द बैंक। ठीक है, किसी और कंपनी को थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर लोन दिया, विद इन 1 ईयर में कैश होगा, तो वो किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म में। और लंबे टाइम के लिए दिया, आफ्टर 1 ईयर जिसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको रिसीव होगा। ठीक है, अगर हम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक जब लोन देता है तो वो उसकी एसेट है, और बैंक जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो वो उसकी क्या है? लायबिलिटी। बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटी उनकी क्या होती है। डिपॉजिट्स आर द लायबिलिटीज एंड लोन्स आर द एसेट्स। तो सेम एज बैंक्स भी अगर लोन दे रहे हैं या फिर एडवांसेस दे रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, यानी आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होंगे तो वो नॉन करेंट एसेट्स कैटेगरी में आ जाएंगे, और विद इन 1 ईयर कन्वर्जन होगा कैश में, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? करंट एसेट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है अदर करंट एसेट्स। फिर आ गया, मैंने कहा ना अदर वाला पार्ट आपको चारों में अभी एक और जगह मिल जाएगा, करंट में भी मिलेगा। ये जो अदर वाला पार्ट है, ये ही सबसे ज्यादा हेड सब हेड में पूछा जाता है, चाहे वो लाइबिलिटीज से हो चाहे वो एसेट्स से हो। डेफिनेशन सिंपल, कंपनी लॉ कहता है कि जो इन सब में ना हो वो सब अदर में। अब ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे मान लो हम? क्या कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इन सब में ना हो, इन सब से मतलब फिक्स्ड एसेट्स ना हो, फिक्स्ड में भी टेंजिबल ना हो, इंटेंजिबल ना हो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ना हो, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट ना हो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स ना हो, डेफर्ड टैक्स, चलो वो एक अलग चीज हो गई, वो ना हो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट ना हो। यानी इन सब में से जो इन सब कैटेगरीज में से इंक्लूड ना हो, वो सब एसेट्स कहाँ इंक्लूड की जाएंगी? नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में। अब क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। आप लोगों को याद होगा मैंने नॉन करेंट लाइबिलिटीज में एक एग्जांपल दिया था, किसी को याद है तो बता सकता है? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए क्या एग्जांपल दिया था नॉन करेंट लाइबिलिटीज का? पहले तो बताया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो अलग है। अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज का एक एग्जांपल दिया था ना कल। प्रीमियम ऑन अदर कैटेगरी रिडम्पशन। मैम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक और दिया था उससे पहले, याद हो? ट्रेड पेबल आया याद?
ट्रेड पेबल Yes, ma'am. जो Creditor. कि हाँ Yes, जो ma'am. कि Trade आफ्टर payable. हाँ आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट, मतलब जिनका पेमेंट हो, जिनका पेमेंट 1 साल यानी 12 महीने के ड्यूरेशन या आपकी जो भी बिजनेस साइकिल है उस साइकिल के बाद होता है जिनका पेमेंट, वो कैसे कैटेगरी में आ जाते हैं, वो कैटेगरी में आ जाते हैं अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। सेम यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। नॉन करेंट असेट्स, वो अदर नॉन करेंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स को भी हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अब आप कहेंगे जी ट्रेड रिसीवेबल तो करंट लायबिलिटीज होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 आइटम होते हैं, कौन कौन से, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल बोथ आर द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो फिर यहाँ क्यों आएंगे वो, क्योंकि जब डेटर, हमारा डेटर हमें पेमेंट करेगा विद इन 1 ईयर कर देगा तो वो करंट लायबिलिटी। और अगर वो पूरे साल को क्रॉस कर गया, ईयर क्रॉस हो गया, हमारा 12 मंथ कंप्लीट हो गए, नहीं दे रहा, मांग रहे हैं बार बार, उसको कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहा पैसा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा Other non-current. अदर नॉन करेंट असेट कैटेगरी। सेम है बीआर। अब वो क्या होता है, बाद में क्या होता है, 180 डेज का मैक्सिमम टाइम दे दिया, 180 डेज के बाद मैक्सिमम टाइम भी लिमिट हो गई, 6 महीने हो गए पूरे, बीआर नहीं कैश करा, उसने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर के बाद फिर रिक्वेस्ट कीजिए रिनेबल कर दो इसका, रिनेबल करके फिर डिसऑनर कर दिया, पूरा साल निकल गया, फिर हमने लीगल एक्शन लिया उसके ऊपर, या फिर हो सकता है फिर उसने पैसा दिया, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, अदर नॉन करेंट असेट्स, क्योंकि उसकी कोई यहाँ ऊपर कोई ऐसा कैटेगरी ही नहीं, और उसको करंट में हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि विद इन 1 ईयर तो उसका अमाउंट मिला ही नहीं, तो हम उसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, अदर नॉन करेंट असेट्स। तो ये कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं जिनको हमें, अदर वाली कैटेगरी को मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, इनको राउंड कर लो और इनके जो जितने एक्सप्लेनेशन है बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। ये क्लास आउट खत्म होने का टाइम हो रहा है, रनिंग आउट होने का, तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, अभी की जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं आप।